नो इन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट के ऊपर कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट इसमें इंटरफेयर नहीं करती। अब तीसरी मैंने इकोनॉमी बताई थी कमांड इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी। तो कमांड और प्लान में मैंने ये बताया था कि ये सेंट्रलाइज पावर होती है, गवर्नमेंट सब कुछ डिसाइड करती है कि कंट्री में कितना प्रोडक्शन करना है, कितना इन्वेस्टमेंट करना है, कितना सप्लाई करना है, कितना एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कमांड इकोनॉमी और प्लान इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी का बेस्ट एग्जांपल था यूएसए और हांगकांग, वहां पे मार्केट के ऊपर इकोनॉमी चलती, मार्केट की जितनी डिमांड है उतना सप्लाई किया जाता है। कमांड इकोनॉमी, प्लान इकोनॉमी के एग्जांपल है क्यूबा और चाइना, जहां पे गवर्नमेंट द्वारा इंटरफेरेंस किया जाता है और गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल किया जाता है। लास्ट वन फोर्थ मिक्स्ड इकोनॉमी पड़ी थी, जो कि इंडिया और फ्रांस की है। मिक्स में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ होता है, कोऑर्डिनेशन के साथ दैट मींस की गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों अपना अपना काम करती है। तो ये मैंने कल कुछ पढ़ाया था। फिर मैंने इकोनॉमिक सेक्टर्स की बात की थी, ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटी नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन और ऑन द बेसिस ऑफ एसेट ओनरशिप। तो एक्टिविटी के नेचर में मैंने 5 तरीके से बताया था कि 5 तरीके से हम लोग सेक्टर को डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वार्टरनरी और क्वाइनरी। और ऑन द बेसिस ऑफ वर्क कंडीशन, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। और ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ओनरशिप। तो प्राइमरी सेक्टर्स में जो कि रॉ मटेरियल पे डिपेंड्स है, लाइक एग्रीकल्चर जो कि नेचुरल रिसोर्सेज उसे रॉ मटेरियल को यूज करते हैं, वो होते हैं प्राइमरी सेक्टर इकोनॉमी। लाइक कि हमने बताया था रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं इनको। सेकेंडरी सेक्टर की बात की कि सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग, लाइक कॉटन एग्रीकल्चर में उठा और कॉटन से हमने मैन्युफैक्चर किया, उसे क्लोथ्स बनाए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर जहाँ इंडस्ट्रीज यूज हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ पे किया जा रहा है, इंडस्ट्रीज का यूज हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वो सेकेंडरी सेक्टर। तो उसे हम लोग बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब या ब्लू कॉलर वर्कर्स। फिर टर्शरी की बात की थी, जहाँ सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं, वो व्हाइट कॉलर जॉब होते हैं जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पिंक कॉलर जॉब वुमन के लिए स्पेसिफिक है। अब बात करते हैं क्वार्टरनरी और क्वाइनरी। क्वार्टरनरी एक्टिविटीज और क्वाइनरी एक्टिविटीज में क्या डिफरेंस है। क्वार्टरनरी जो कि नॉलेज सेक्टर्स के लिए होता है, जो स्पेशलाइज स्किल वर्कर्स होते हैं उनके लिए क्वार्टरनरी। क्वाइनरी जो कि टॉप डिसीजन बॉडीज होती है, लाइक गवर्नमेंट, बिजनेस एग्जीक्यूटिव, इन्हें गोल्ड कॉलर जॉब भी बोला जाता है। फटाफट रिवाइज कर रही हूँ ताकि आप थोड़ा सा अच्छे से लिंक के साथ आगे बढ़े। और फिर हमने पढ़ा वर्क कंडीशन और सेक्टर्स और अदर सेक्टर, दो बेसिस पे हमने वर्क कंडीशन पे हमने पढ़ा था सेक्टर को। ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसका मतलब सब कुछ सिक्योरिटी हो, लाइक सिक्योरिटी हो, सोशल सिक्योरिटी हो, एम्प्लॉयमेंट टर्म्स फिक्स्ड हो, कितने आवर्स काम करना है, कहाँ काम करना है, सब कुछ श्योरिटी हो, है ना, स्कीम्स का यूज कर सके सब कुछ। अनऑर्गेनाइज में कुछ श्योरिटी नहीं हो, ना ही कोई सोशल सिक्योरिटी हो, ना ही एम्प्लॉयमेंट की फिक्स हो, ना ही कोई टाइम फिक्स हो, कुछ भी नहीं, सब कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके से। वो सेक्टर्स के दो हमने डिफरेंशिएट किए थे। फिर हमने पढ़ा था कि एसेट ओनरशिप के अकॉर्डिंग, लाइक प्राइवेट, पब्लिक और पीपीपी मॉडल की हमने बात करी थी। पब्लिक सेक्टर की हमने वो बात की थी जो कि टोटली गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, गवर्नमेंट द्वारा ओन किया जाता है, उसको हम लोग पब्लिक सेक्टर बोलते हैं। प्राइवेट सेक्टर जहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप होती है, गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन नहीं होता है, या मोस्टली प्राइवेट ओनरशिप की जाती है, गवर्नमेंट का होता है बट बहुत कम। फिर पीपीपी मॉडल की बात की थी, जहां पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर कोऑर्डिनेट करके किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को या किसी इंडस्ट्रीज को ऑन करते हैं। तो ये हमने सेक्टर पढ़ा था। फिर मैंने इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बेसिक डिफरेंस बताए थे। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ग्रोथ क्या होती है, जो कि प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड, इसकी अगर इंक्रीज हो रही है, हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ग्रोथ और गुड्स एंड सर्विसेज की, तो उसको बोलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ कर रही है। और प्रोसेस इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल्स में, जनरल वेलफेयर ऑफ पीपल में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये क्वांटिटेटिव नेचर में होती है, लाइक हमने इतने परसेंट ग्रो किया, लेकिन ये क्वालिटेटिव नेचर होती है, लाइक हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, हम इस क्वालिटी में एक्सपर्ट है, तो क्वालिटेटिव नेचर है। यूनिडायमेंशनल है इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मल्टी डायमेंशनल है, लाइक हेल्थ के सेक्टर में अगर अलग अलग तरीके से हम लोग क्वालिटेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर सकते हैं। इट कैन बी हैपन विदाउट डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है बिना डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है बिना डेवलपमेंट के, लेकिन डेवलपमेंट किसी ग्रोथ के बिना नहीं हो सकता। ग्रोथ होगी तभी इम्प्रूवमेंट होगी, पीपल्स के मतलब वेलफेयर पीपल्स के लिए इम्प्रूवमेंट होगा, सब कुछ होगा। इसके इंडिकेटर्स क्या है, लाइक रियल जीडीपी, रियल पर कैपिटा इनकम, और इसके इंडिकेटर्स लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स एक्सेट्रा। तो ये बेसिक डिफरेंस हमने कल पढ़ा था। फिर कुछ टर्म्स पढ़ी थी हमने, एसोसिएटेड टर्म्स, कि व्हाट इज दिस डोमेस्टिक टेरिटरी इंक्लूड्स। अब डोमेस्टिक टेरिटरी में क्या क्या इंक्लूड होता है,
लाइक पॉलिटिकल फ्रंटायर्स, कंट्री इंक्लूडिंग इट्स टेरिटरी वाटर, पॉलिटिकली जो मैप है वो, और टेरिटोरियल वाटर जहां तक हमारा 220 नॉटिकल माइल तक हमारा जो कंट्रोल है वो। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, कंट्री का कहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, एम्बेसीज कहाँ है, कंसल्टेंट्स कहाँ है, शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिंग्स बिलोंगिंग टू द रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री, इन सब के द्वारा जितना भी प्रोडक्शन होता है हम लोग वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं। और इन सब के द्वारा जितना भी गुड्स और सर्विस किया जाता है स्पेसिफिक टाइम में स्पेसिफिक एरिया में, मतलब ये एरिया है जो डोमेस्टिक टेरिटरी, वो हमारी जीडीपी होती है, बेसिक डेफिनेशन। नेट फैक्टर इनकम को मैंने कल अच्छे से समझाया था कि डोमेस्टिक फैक्टर इनकम, इनके द्वारा जितनी भी फैक्टर्स इनकम होती है वो डोमेस्टिक कहलाती है। और NFIF मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड, अब्रोड मतलब कि मैंने थोड़ा एग्जांपल भी दिया था आप दोनों से रिलेटेड बताती कि वंशिका और दीक्षिता वाला कि कहाँ रह रहे हो, इटालियन हो इंडिया वाला, उसमें मैंने माइनस करके बताया था कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड क्या होता है। अब जब हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड में से डोमेस्टिक फैक्टर मतलब डोमेस्टिक फैक्टर इनकम में से NFIF को माइनस करते हैं तो हमें सिर्फ नेट फैक्टर इनकम पता चल जाती है जो हमारी कंट्री की होती है, बिना किसी रेसिडेंट या अब्रोड से आई हुई करेंसी। पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम पर पर्सन मतलब कितना इनकम कमा रहा है, कितना इनकम ला रहा है, उससे हम लोग पर कैपिटा इनकम बोल रहे हैं। नेशनल अकाउंटिंग एक बुक है, कीपिंग सिस्टम, जो कि पूरा अकाउंट को कीप करके रखती, बता के रखती है, बनाए रखती है कितना अकाउंटिंग है, नेशनल इनकम कितनी है। फिर हमने हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताया था कि सबसे बात पहले किसने बोलाया, फिर कब हुआ, फिर कब हुआ, फिर गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, फिर दोनों को मर्ज कर दिया था 2019 में। यहाँ तक हमने पढ़ा था। फिर कुछ एक्टिविटीज सीएसओ की, लाइक ह्यूमन डेवलपमेंट स्टैटिस्टिक निकालती है, जनरल स्टैटिस्टिक, कंडक्ट ऑफ एनुअल सर्वे इंडस्ट्रीज, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, कंपाइलेशन ऑफ इंडेक्स ऑन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, कंपाइलेशन ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन अर्बन नॉन मैनुअल एम्प्लॉयज। तो ये सब हमने कल पढ़ा था। इसमें से आपको सभी समझ में आ गया था? जो नहीं है तो मुझे पूछ लो, फिर मैं आगे आज से पढ़ाती हूँ। कोई डाउट है किसी को? नो मैम, नो डाउट। ओके, दीक्षिता आपको? नो मैम। ओके, अब हम पढ़ते हैं मेजर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ को हम लोग कैसे मेजर करते हैं? जीडीपी द्वारा, है ना, नॉमिनल जीडीपी है ना, मार्केट प्राइस पे जीडीपी, और जो फैक्टर कॉस्ट के प्राइस पे क्या होती है, ग्रोथ वैल्यू एडेड क्या होते हैं, ये सब हम लोग डीपली अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज मीनिंग ऑफ जीडीपी? जीडीपी क्या होती है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज द मार्केट वैल्यू of all goods and services produced within the domestic territory। अब यहाँ डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वही है जो मैं आपको ऊपर समझा के एक्सप्लेन किया था मैंने कि व्हाट इज डोमेस्टिक टेरिटरी। लाइक सब चीजें, एम्बेसीज वगैरह सब कुछ इंक्लूड होगी उसमें। तो क्या हो गई? जीडीपी एकदम मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू सभी गुड्स की, सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हो रही है विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, और काउंटिंग ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड टाइम, जो भी पीरियड हो या टाइम में काउंटिंग कर रहे हैं, यूजुअली 1 ईयर में काउंट करते हैं। तो बेसिक डेफिनेशन जीडीपी की ये होती है। यहाँ जीडीपी क्लियर है कि व्हाट इज जीडीपी, मीनिंग क्या होता है जीडीपी का? हम लोग बोलते हैं कि हमारी जीडीपी ग्रो कर रही है या हमारी जीडीपी अभी रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो जीडीपी का मतलब ये होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो कि एक मार्केट वैल्यू है गुड्स और सर्विसेज की, है ना, विद इन द टेरिटरी। आप प्रोड्यूस कर रहे हो विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी को मैंने डेफिनेशन ऊपर बताई, सारी चीजें इंक्लूडेड होती है उसमें। तो उसकी ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड, एक टाइम, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम में हम लोग डिफाइन करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम लोग जीडीपी बोलते हैं, और यूजुअली वो 1 ईयर होता है। ये क्लियर है जीडीपी? यस मैम, क्लियर। हम नेफा तो इंक्लूड नहीं करेंगे ना? किसको इंक्लूड नहीं करेंगे? नेशनल इनकम, नेफा नेशनल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नहीं, यहाँ नेशनल इनकम फॉर अब्रोड इंक्लूड होगा, वो नेट फैक्टर कॉस्ट हमारी है ना। यहाँ हम लोग डोमेस्टिक टेरिटरी की बात कर रहे हैं। कंफ्यूजन अब्रॉड से इनकम आ रही है। देखो, मैम जैसे जीडीपी तो हो गया ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो डोमेस्टिक इज विद इन द कंट्री, देखो तो ये इनकम फ्रॉम अब्रॉड। देखो यहाँ बताई थी डोमेस्टिक टेरिटरी मैंने इंक्लूड किया था कि क्या क्या इंक्लूड है। पॉलिटिकल फ्रंटायर्स ऑफ द कंट्री, लाइक पॉलिटिकली जो मैप बनाया हुआ है उसमें जो भी चीजें हो रही है, प्रोड्यूस हो रहा है वो, इंक्लूडिंग टेरिटोरियल वाटर, वाटर के अंदर जो भी हमारा प्रोडक्शन हो रहा है वो भी इंक्लूड करेंगे। सेकंड, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ कंट्री अब्रोड।
अब्रॉड में हमारी जहां भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है वो भी काउंट होगा। एम्बेसीज एंड कंसल्टेंट्स, जो भी एम्बेसीज एंड कंसल्टेशन उसको भी हम लोग काउंट करेंगे जीडीपी में। शिप, एयरक्राफ्ट, फिशिंग वेसल्स, ऑयल रिंग्स बिलोंगिंग टू द रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ये सारी चीजें डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होती हैं। यहाँ पे क्लियर है आपको डोमेस्टिक टेरिटरी, और इसी टेरिटरी में कितने से इतना हमारा वो रहेगा, तो कैसे हम लोग कैसे अकाउंट करते हैं, 1st of April to 31st of March नेक्स्ट ईयर। फाइनेंशियल ईयर। हाँ फाइनेंशियल, वेट अ मिनट शायद अदिति ओके। हाँ तो अकाउंटिंग ईयर क्या होता है कि 1 अप्रैल, जो अभी सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग 2021 का ले रहे हैं, 1st of April 2021 से 31st of March 2022 तक ये फाइनेंशियल ईयर होगा। यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जीडीपी को। ये क्वार्टरली भी होती है, हाफ ईयरली भी होती है, मतलब हर 3 मंथ में इसको काउंट किया जाता है। हम लोग बोलते हैं ना कि इस क्वार्टर में हमारी जीडीपी डिक्रीज हुई या इस क्वार्टर में हमारी इंक्रीज हुई, तो उस तरीके से हम लोग इसको काउंट करते हैं। और जो प्रेजेंट बेस ईयर, अब बेस ईयर का मुझे अच्छा मैं नहीं बताऊं, बेस ईयर का मुझे एक्सप्लेनेशन करेगी वंशिका। वंशिका, व्हाट इज बेस ईयर? Ma'am, base year is like you told. It is usually used for comparing our GDP. Like कि हम एक base year ले लेते हैं, for example कि 2011 में अगर हम देखें और उसके 10 years बाद at present अगर हम 2021 में देखें तो क्या डिफरेंस आया। सपोज अगर उसमें 50% हमारी ग्रोथ हुई है तो इसमें 100 हुई है, तो दैट मीन्स कि हम बेस ईयर 2011 को लेके चल रहे हैं, उसके हिसाब से कह रहे हैं कि डबल हुई है 2021। एग्जैक्टली, दिस इज द मतलब बेसिक बेस ईयर का आपको समझ में आया, मतलब यही होता है बेस ईयर। और हम लोग अभी अगर कैलकुलेट करते हैं हमारी जीडीपी, तो हम लोग बेस ईयर जो लेके चल रहे हैं 2011-12 से, हम उस पे बताते हैं कि हमारी इतनी % ग्रो कर रही है, या हम कंपेयर टू प्रीवियस ईयर भी करते हैं। कभी कभी प्रीवियस ईयर भी हो जाता है कि हमने प्रीवियस ईयर से लाइक आर्टिकल्स में लिखे जाते हैं कि प्रीवियस ईयर से हमारी जीडीपी इतनी % डिक्रीज हुई है, तो ये चीजें हैं। तो बेस ईयर हमारा 2011-12 है। अब नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? जीडीपी तो पढ़ ली, अब नॉमिनल जीडीपी क्या? द कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट द करंट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। अब हमने बेस ईयर में कंपेयर नहीं किया, हमने करंट प्राइस पे कंपेयर किया कि हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या है। अब इसको मैं अच्छे समझाती हूँ। कैलकुलेशन कैसे करते हैं? प्रोडक्शन जितना भी हमारा प्रोड्यूस हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, करंट प्राइस पे, जितना भी करंट प्राइस है उस पे। और अगर हम लोग बेस प्राइस पे करते हैं तो वो रियल जीडीपी हो गया, और करंट प्राइस पे करेंगे तो नॉमिनल जीडीपी। लाइक मैं इसका एग्जांपल आपको अच्छे समझाती हूँ। सपोज करंट अभी ईयर चल रहा है 2021, यहाँ मैं बता रही हूँ आपको कि एक एप्पल ले लो, है ना, एक एप्पल का प्राइस मान लो 20 रुपीज है, ठीक है। तो हमारी नॉमिनल जीडीपी क्या हो गई? एंड जीडीपी हमारी कितनी हो गई? 20, ठीक है। अब मैं रियल जीडीपी की बात करती हूँ। कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज वैल्यू एट द बेस ईयर प्राइस एक्सक्लूजन ऑफ इन्फ्लेशन। तो बेस ईयर प्राइस को कैलकुलेट करते हैं वो रियल जीडीपी कि हमारी जो बेस ईयर में कैलकुलेट कर, बेस ईयर से कंपेयर करके इस प्राइस का बता रहे हैं कि हमने इतने % हमारी आगे बढ़ी है, तो हमारी रियल जीडीपी हो गई। इतने हमने इतने इन्फ्लेशन को अलग हटाया, महंगाई को अलग हटाया, और जो हमारा था कि हमने इतने % हमारी जीडीपी आगे चल रही है। तो लाइक सपोज कि 2011 हमारा बेस ईयर था और वहां एक एप्पल की प्राइस 5 रुपीज थी। अब मेरे को चाहिए किसी की 5 रुपए एक एप्पल की थी। अब मैं 20 रुपए में वहां पे 4 एप्पल खरीद पा रही थी, है ना, 5 चौक 20, मतलब मैं 20 रुपए में 4 एप्पल खरीद पा रही थी। लेकिन अभी 2021 में 20 रुपए में केवल एक एप्पल ही खरीद पा रही हूँ। तो जो हमारी 2011 में 20 में 4 हो रहा था, वो वहां पे ये हो गया, तो हमारी 1/4 हो गई हमारी नॉमिनल जीडीपी। ये समझ में आया? कि दूसरा कुछ एग्जांपल दूं? नहीं क्लियर तो मैं अच्छा मैं रियल नॉमिनल। ओके वेट अ मिनट, मैं समझाती हूँ। देखो इतना क्लियर है ना कि रियल नॉमिनल जीडीपी में हम लोग नॉमिनल जीडीपी में हम लोग करंट प्राइस को लेते हैं,
और रियल जीडीपी में हम लोग बेस ईयर से कैलकुलेट करते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ अ प्रोडक्शन ऑफ अ फाइनल गुड एंड सर्विसेज वैल्यू एट द बेस ईयर प्राइसेस, है ना, इन्फ्लेशन को हटा के, एक्सक्लूसिव ऑफ इन्फ्लेशन। लेकिन नॉमिनल जीडीपी में हम लोग करंट प्राइस से लेते हैं। लाइक एग्जांपल में आपको सपोज किसी एग्रीकल्चर से या किसी और से इंडस्ट्री कॉटन का देती हूँ, सपोज किसी क्लोथ का एग्जांपल ले लो आप। लाइक 2011 की बात करते हैं, वहां पे क्लोथ जो आप टी शर्ट की वैल्यू बता रहे हो कि सपोज कि वहां पे टी शर्ट की वैल्यू चल रही है 50 रुपीज, 2011 की बात कर रहे हैं, है ना, और अब 2021 की बात कर रहे हैं, यहाँ पे वही टी शर्ट की वैल्यू हो गई है 100 रुपीज। ठीक, अब आपने प्रोडक्शन किया 10 टी शर्ट का, 10 टी शर्ट का प्रोडक्शन किया, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी, इन्वेस्टमेंट कितना लगा 100 को प्रोड्यूस करने में, 1000। ठीक है, तो ये आपका प्रोडक्शन हुआ, तो ये आपकी नॉमिनल जीडीपी है। लेकिन अब आपने 2015 से कंपेयर करेंगे, लाइक 50 रुपीज था आपको, अगर आपको 10 शर्ट को प्रोड्यूस, टी शर्ट को बनाना था, तो आपकी जो कॉस्ट थी वो सिर्फ 500 रुपीज हुई। तो 500 रुपीज तो आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट हुई, लेकिन जीडीपी कितनी हो गई आपकी 500 रुपीज, मतलब अभी हम लोग 500 रुपीज ज्यादा है। तो रियल जीडीपी हमारी 500 है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी हम लोग 1000 बोल रहे हैं कि नॉमिनल जीडीपी हमारी करंट की बात कर रहे हैं, 2021 की बात कर रहे हैं। लेकिन रियल जीडीपी में हम लोग बेस ईयर से कंपेयर कर रहे थे, वहां हम बेस ईयर से पता चला कि 500 रुपए वहां प्रोडक्शन में लग रहा था, और अभी हमें 1000 रुपए प्रोडक्शन में लग रहा है, लेकिन हमारी रियल जीडीपी 500 है। और नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो हमें 1000 रुपए लग रहे हैं उसी टी शर्ट्स को बनाने में या किसी चीज को खरीदने में। अब यहाँ प्रोडक्शन या फिर यहाँ पे सेल गुड्स की बात कर रहे हैं हम लोग, तो वही चीज हुई। लाइक रियल जीडीपी हम लोग 2021 में, और रियल जीडीपी हम लोग 2000 नॉमिनल जीडीपी हम 2021 की बात करें, तो रियल जीडीपी हमारी 2020-21 में 500 रुपए है और नॉमिनल जीडीपी 1000 है। ये डिफरेंस है। अभी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हम 2021 में हमारी जो नॉमिनल जीडीपी होगी, मतलब जो जीडीपी जो करंट प्राइस पे वो होगी 1000 रुपीज। हाँ, और जो रियल जीडीपी होगी वो होगी 500। मैम ये जो 500 हमारे पास रिजल्ट आया है, ये हम जो बेस ईयर जैसे जो बेस ईयर मतलब कंपेयर करके लाइक सब्ट्रैक्ट करके निकाला है 1000 माइनस 500। यस यस यस, एग्जैक्टली। ओके, हम लोग इतना रियल जीडीपी हम लोग इतना ग्रोथ करें, इन्फ्लेशन हमारा 500 रुपए इन्फ्लेशन, मतलब 50, मतलब की हम लोग बोल सकते हैं कि 50% इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है ना। 500 रुपए में हम लोग वही प्रोडक्शन कर रहे हैं, और लेकिन हम लोग 1000 रुपीज दे रहे हैं उसी प्रोडक्शन का, तो इन्फ्लेशन बढ़ा, इन्फ्लेशन को हटा दिया हमने, तो रियल जीडीपी हमारी 500 है, लेकिन नॉमिनल जीडीपी हमारी 1000 है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। क्लियर हुआ दीक्षिता? यस मैम। और अदिति क्लियर हुआ? यस मैम। ओके, अब हम बात करते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब मार्केट प्राइस की जीडीपी क्या होती है? जीडीपी क्लियर है ना कि जीडीपी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन होगा, मार्केट वैल्यू सबकी, गुड्स की, सर्विसेज की, एक स्पेसिफिक ईयर में, तो वो हमारी जीडीपी है। अब मार्केट प्राइस की बात करेंगे। कैलकुलेटेड ऑफ जीडीपी एट एक्चुअली ट्रांसकेटेड पीरियड में, ट्रांसकेटेड पीरियड में कैलकुलेट की जाती है, इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस लिवाइड सब्सिडीज प्रोवाइडेड। तो हमें क्या करना है, टैक्सेस को इंक्लूड करना है, सब्सिडीज को इंक्लूड नहीं करना है ना, सब्सिडीज प्रोवाइडेड उनको इंक्लूड नहीं करना है। लाइक कैसे हम लोग मार्केट पे कैसे बता सकते हैं, सपोज कि एक इंडस्ट्री है ना, इंडस्ट्री से यहाँ से हम लोग किसी भी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है, वो सेलिंग के लिए जा रहा है, तो सेलिंग के लिए जा रहा है, जहां पे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं तो वो हमारी फैक्टर कॉस्ट होती है। लेकिन सेलिंग मार्केट पे जा रहा है, तो मार्केट पे जहां सेल होता है वो हमारी जीडीपी मार्केट प्राइस पे निकाली जाती है कि मार्केट में इस प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू है, तो ये हमारी जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, लाइक इंडस्ट्री से बाहर आते ही उसके गेट पे जो भी आपकी प्रोडक्शन की वैल्यू है वो हो गई जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट या फैक्टर प्राइस, जो भी आपकी हो गई है ना। और मार्केट पे जाते ही उस प्राइस की, क्योंकि सपोज इंडस्ट्रीज में बहुत सारे, मतलब एक थाउजेंड्स में बहुत सारे, मतलब बड़े बड़े प्रोडक्शन होते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होते हैं, तो उनकी कीमत कम होती है। आप किसी भी सामान इंडस्ट्री से जाके आप कुछ भी खरीदोगे तो वो कम में मिलेगा कंपेयर टू मार्केट। तो आप जीडीपी कंपेयर करोगे फैक्टर कॉस्ट, एक फैक्टर कॉस्ट का मतलब हुआ इंडस्ट्री की गेट से बाहर निकलते ही उस प्रोडक्ट का क्या वैल्यू है, और मार्केट में जाने के बाद उस प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है। तो ये डिफरेंस है जीडीपी एट मार्केट प्राइस एंड जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब
समझते हैं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस को कैसे कैलकुलेट करते हैं। मैम जीडीपी एट मार्केट प्राइसेस में सारे जो टैक्सेस लगे हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड की गई हैं, वो इंक्लूड होगा। हाँ, वो इंक्लूड होगा। लाइक सपोज कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं, कॉटन बेस्ट एग्जांपल, कॉटन लिया हमने, है ना, कॉटन रॉ मटेरियल हुआ, एग्री इंडस्ट्री में गया, कॉटन की क्लोथ्स बन गए। अब क्लोथ्स तो बन गए, क्लोथ्स वहां जो प्रोडक्शन कॉस्ट हुई, जितना उसको बनाने में कॉस्ट किया उस फैक्ट्री में, वो उसका हमारा क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्ट्री में हमें कितना प्रोडक्शन लगाने में लगभग हमारी जितनी इतने पैसे खर्च हुए, लेकिन उस जो प्रोडक्शन है वो फाइनल गुड जब हम लोग सेल करते हैं मार्केट पे, तो सपोज 100 रुपीज की साड़ी का एग्जांपल लेते हैं, 100 रुपीज की साड़ी है, मार्केट प्राइस आते आते वो 500 हो जाती है। तो ये वाली 500 जो प्राइस है, अब इसमें सारे टैक्सेस भी इंक्लूड हो गए, गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी कि नहीं, अगर ये सब्सिडी इन द सेंस की जो भी आप मार्केट पे सेंड कर रहे हो, या एग्रीकल्चर का कोई फूड है वगैरह कुछ आप सेल कर रहे हो, तो उसके कुछ सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट द्वारा। तो सब्सिडी और टैक्सेस को इंक्लूड करने के बाद जो एक्चुअल प्रोडक्ट की प्राइस होती है, जितना प्रोडक्शन होता है, उसको हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? मैम ये जो सेकंड पॉइंट है, इंक्लूड्स द इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज प्रोवाइडेड, एंड दैट मींस अगर हम इफ वी टॉक इन हिंदी, इट कैन बी कि कम और ज्यादा करके जो भी वैल्यू आती है। हाँ, वही, इंक्लूड द डायरेक्ट टैक्सेस डिवाइड सब्सिडी प्रोवाइडेड। तो जितना सब्सिडी प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब टैक्सेस माइनस सब्सिडीज करके जो भी पूरा हमको नेट फैक्टर जो मिलता है, उसको हम लोग उस जीडीपी से कंक्लूड करते हैं, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकलती है। इसका मतलब बेसिक फॉर्मुलेज है, शॉर्ट ट्रिक्स है, मैं आपको फॉर्मुलेज लिखवा दूंगी ताकि आपको कहीं भी कंफ्यूजन ना हो। मैंने लिख रखा है, मैं आपको बता दूंगी वो फॉर्मुलेज, ताकि आप इजीली उसको कैलकुलेट कर पाए। कैलकुलेट इन द सेंस कि हाँ समझ पाए कि क्या है। कैलकुलेशन कभी नहीं आएगी कि आपको अगर आपकी इतनी कॉस्ट है और ऐसा है, तो कभी कैलकुलेशन नहीं आएगी, बट आपको समझने के लिए। अब बात करते हैं जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ जीडीपी, द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड नोट द सेल डज नॉट इंक्लूड द इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते, इंक्लूड सब्सिडी प्रोवाइड फॉर द प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है, लाइक प्रोडक्शन करने के लिए फार्मर्स को सब्सिडीज दी जाती है, तो वो सब्सिडी हम लोग इंक्लूड करेंगे, लेकिन हम लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करने के लिए किसी भी गुड्स को, सर्विसेज को जितना मतलब कॉस्ट लगती है, वो हमारी होगी जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ये क्लियर हुआ? यस मैम, मतलब मैम जब वो फैक्ट्री के गेट से बाहर निकल जाती है, मार्केट में जब वो नहीं पहुंचती। हाँ, तब तो यहाँ पे सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएगी, वो इंक्लूड की जाएगी, लेकिन मार्केट प्राइस में सब्सिडीज को हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम लोग इंक्लूड कर रहे थे, यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं कर रहे थे। क्लियर है सभी को? नहीं हो तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। मैम नहीं है? क्लियर नहीं हुआ? मैम बोलो ये जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, मतलब एक अगर एग्जांपल ले तो जैसे आपने बताया था एक साड़ी 500 रुपीज की आ रही है, तो वो 500 रुपीज पे जीडीपी कैलकुलेट होगा, ठीक है, मार्केट प्राइस पे। और जो एट फैक्टर कॉस्ट है, मतलब वो फैक्ट्री 100 रुपीज पे होगा, जो आपने एग्जांपल दिया था, यही है ना इन शॉर्ट? हाँ, ठीक है। वही 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 इन शॉर्ट यही है ना। अब उसमें ऐड ये कर लीजिए आप कि जैसे मैंने उसमें ऐड करके ही बताया था कि 100 रुपीज उसका प्रोडक्शन लग रहा है, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन 100 नहीं लग रहा है ना, प्रोडक्शन हो सकता है थोड़ा ज्यादा लगे, सब्सिडी प्रोवाइड करके उसका प्रोडक्शन की कॉस्ट 100 रुपीज आई हो, है ना, ये तो जनरल है। लाइक कि 500 आपका मार्केट प्राइस की वैल्यू थी साड़ी की, तो हो सकता है कि टैक्सेस लग के उसकी प्राइस 700 हो गई हो, और थोड़ी सी सब्सिडी को हमने माइनस कर दिया हो, तो वो 500 हमारी कॉस्ट हो गई हो। तो ये सब्सिडीज और डायरेक्ट टैक्सेस को आपको माइंड में लेके चलना है, बट हाँ एक्चुअल में जो मार्केट प्राइस है वहां हम लोग टैक्सेस को इंक्लूड करेंगे और सब्सिडीज को नहीं। लेकिन यहाँ फैक्टर्स को उसमें हम लोग डायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करेंगे, सब्सिडीज को इंक्लूड करेंगे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रोडक्शन पर। ओके, क्लियर है सभी को? यस मैम। तो समझा दूंगी, डाउट मत रखो। और अगर बुक में पढ़ना हुआ है तो मुझे बता, एक मेरे पास सबमिशन पड़ी हुई है, मैं उसका कुछ बता देती हूँ आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है। और तो फिर पढ़ती हूँ। Your voice is cracking.
आपको क्लियर ये वाला मैं ये पूछ रही हूँ? यस मैम, क्लियर। ओके, अब बात करते हैं हम लोग जीवीए की, ग्रॉस वैल्यू एडिड। हमने जीडीपी पढ़ा है ना। अब ये देखो, ये वाले जो इस फॉर्मूले की मैं बात कर रही थी, आप इस तरीके से निकाल सकते हो कि जीडीपी क्या होती है, जीवीए क्या होता है। इस तरीके से बात करते हैं हम लोग ग्रोस वैल्यू एडिड। Gross value added is an economic productivity metric that measure the contribution of a corporate subsidy company of municipalities of an economy, producer sectors or a region. तो gross value added basically ये है कि जैसे कि आपको अगर जीवीए निकालना है, जीडीपी हमको पता है कितनी है, तो जीवीए आप कैसे निकालोगे? जीवीए इक्वल्स टू जीडीपी प्लस जितनी भी गवर्नमेंट ने सब्सिडीज दी है वो, माइनस आप जितना टैक्स ले रहे हो। तो ये हमारा ग्रोस वैल्यू एडेड हो गया। ये समझ में आया कि नहीं? देखो, हमने जीडीपी कैसे निकाली थी, उसकी ग्रोस वैल्यू वैल्यूज क्या है, वैल्यू क्या है, प्रोडक्शन करने में हमें कितना वैल्यू लग रहा है, कॉस्ट कितनी लग रही है वो, उसमें हमने टैक्स कितना मिला है। गवर्नमेंट हम कैसे निकालती है जीडीपी? सपोज की वंशिका, सपोज फॉर एग्जांपल की गवर्नमेंट है वो जीडीपी कैलकुलेट कर रही है, तो वंशिका ने किसी भी इंडस्ट्री में सपोज की प्रोडक्शन के लिए, कोई भी क्रॉप ले लो, कुछ भी प्रोडक्शन के लिए, सपोज की कंप्यूटर प्रोडक्शन, सपोज की इंडस्ट्री में कंप्यूटर बन रहा है ना, पूरे वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर ही बना रहे हैं, 50 कंप्यूटर की प्रोडक्शन कर रही है, उस प्रोडक्शन कॉस्ट उसकी लगी 1000 रुपए, फॉर एन एग्जाम्पल 1000 रुपए उसकी कॉस्ट लगी। उसने लोगों से टैक्स लिया तो वो प्लस कर रही है। सपोज उसने उसको सेल करने में 100 रुपए टैक्स ले लिया, तो टैक्स, और उसने 50 रुपए सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो उसकी टोटल जीडीपी क्या हो गई? जीडीपी मतलब उसने 1000 रुपए इन्वेस्टमेंट किया, 100 रुपए टैक्सेस लिए लोगों से और 50 रुपए की सब्सिडी प्रोवाइड कर दी। तो कितना हो गया? 110 1100 माइनस मतलब की 150, ये उसकी क्या हो गई? जीडीपी। तो एक्चुअल जीवीए क्या है? 1000। ये समझ में आया? ओके मैम, दैट मीन्स मैम सब एक कुछ बार काट कूट के प्लस कर करके सब कुछ जो फाइनल आएगा। हाँ, दीक्षिता कुछ बोल रही थी। मैम एक बार एक्सप्लेन कर दो फिर से। देखो, जीडीपी का मतलब पता है हमें कि जीडीपी पूरे हमारी डोमेस्टिक की बात करें, पूरा जो डोमेस्टिक की बात करें, टेरिटरी की, जितना भी सर्विसेज गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, है ना, एक स्पेसिफिक टाइम पे, ईयर एरिया पे, एक एरिया है हमारा, उस एरिया में पीरियड में, स्पेसिफिक पीरियड में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी जीडीपी है, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, है ना। अब जीवीए की बात कर रहे हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड, इसकी बात की जा रही है। तो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या हो गया? एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, लाइक आपने प्रोडक्शन में कितना यूज किया, इन्वेस्ट किया उसके अंदर, उसको हम लोग बोलेंगे जीवीए। तो उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है? ये फॉर्मूला होता है जीवीए को कैलकुलेट करने का, कि जितनी आपकी जीडीपी है, जीवीए इक्वल्स टू जीडीपी, जितनी आपकी जीडीपी है उसमें से आप क्या करोगे? टैक्सेस जो आपने प्रोवाइड किए हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, और जो आपने सब्सिडीज प्रोवाइड किए उसको प्लस कर दोगे। तो आपको एक्चुअल जीवीए पता चल जाएगा कि आपने एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है प्रोडक्शन में, एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगाई है, इन्वेस्टमेंट कितना है आपका। अब कैसे? लाइक हमारी जीडीपी मैंने बताया था कि वंशिका की जीडीपी जब हम लोग कैलकुलेट करे थे तो 1050 आई थी, उसने टैक्सेस प्रोवाइड किए थे 100, है ना, और सब्सिडी दी थी 50 रुपए की। तो इसमें क्या हो गया? 50 माइनस हो जाएंगे तो इसके एक्चुअल क्या आ गई? 1000 रुपए उसके जीवीए आ गई, कि इसकी इनिशियल कॉस्ट कितनी है? जीवीए, ग्रोस वैल्यू एडेड इसकी 1000 रुपीज है, जीडीपी उसकी 1050 थी, टैक्सेस उसने 100 रुपए के टैक्सेस इंक्लूड किए थे, लोगों से टैक्स लिए थे, और सब्सिडी उसने 50 रुपए की प्रोवाइड की थी। तो इससे हमने कैलकुलेट कर लिया कि एक्चुअल में उसकी ग्रोस वैल्यू एडेड कॉस्ट जो थी वो लगी 1000 रुपीज की कॉस्ट लगी। क्लियर है? क्लियर है मैम। जबरदस्ती नहीं है, नहीं समझ में आया है तो एक बार और पूछ लीजिए, जबरदस्ती नहीं है। समझ में आया? मैम मुझे नहीं आ रहा हो गया। समझ। किसे नहीं आ रहा? अदिति को नहीं आ रहा। देखो, आपको जीडीपी समझ में आई अदिति कि व्हाट इज जीडीपी? हाँ जी मैम। जीडीपी समझ में आया था? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी समझ में आया था? हाँ जी मैम, उसमें तो मतलब जीवीए और प्लस जो हमारी टैक्सेस होते हैं जो हम लेते हैं सेल करते टाइम, GDP वो प्लस सब्सिडीज को माइनस कर देना है ना।
मैम सब्सिडी जो प्रोवाइड की उससे माइनस। हाँ बोलो। मैम बेसिकली जो वैल्यू एडेड है जीवीए बेसिकली एक हमारा लाइक पेड अप कैपिटल बोल सकते हैं, जिस कैपिटल से बिजनेस स्टार्ट किया। हाँ बोल सकते हैं, ग्रोस वैल्यू एडेड जो आपकी, हाँ यस बोल सकते हैं। इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी, आपका प्रोडक्शन कोस्ट लग रहा है वो हो सकता है। तो कैसे जेडीपी समझ रहे थे हम लोग कि जो डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारी जीडीपी है। सारी तरह से जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमें सब कुछ लग रहा है, उसमें हम लोग टैक्सेस भी जोड़ रहे थे ना, सब्सिडीज को माइनस करें सब कुछ, तो ये हमारी जीडीपी है। अब हम लोग ग्रोस वैल्यू एडेड की बात करें तो ग्रोस वैल्यू एडेड क्या हो गया, एक इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी जिसमें मैंने आपको बताया, मैट्रिक जो कि मेजर करती है कंट्रीब्यूशन क्या है कॉर्पोरेट सब्सिडीज प्रोवाइड करने के बाद कंपनी को, म्यूनिसिपालिटीज को, इकोनॉमी में प्रोड्यूसर पे सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर की बात करें तो वो हमारी क्या हो गई, ग्रोस वैल्यू एडेड। यहाँ पे क्लियर है सभी को ग्रोस वैल्यू एडेड क्या है? अदिति समझ में आया? हाँ जी मैम। तो ग्रोस वैल्यू एडेड में हम लोग टैक्सेस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और सब्सिडीज को प्लस करेंगे और जीडीपी निकालेंगे। तो हम लोग जीवीए में वही मतलब कि टोटल हमारी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें हम लोग टैक्सेस जोड़ देंगे और सब्सिडी माइनस करेंगे तो जीडीपी आ जाएगी। और जीडीपी से जीवीए निकालने के लिए इस फॉर्मूले को उल्टा कर दीजिए, इस फॉर्मूले को उधर ले जाइए, प्लस वाला सिंबल उधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और सब्सिडी उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो जीवीए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीडीपी माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स प्लस सब्सिडीज ऑन प्रोडक्ट। तो इसी फॉर्मूले को आप जीडीपी और जीवीए दोनों में आप यूज कर सकते हैं। बेसिक मैथ्स है, क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, द परसेंटेज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ द टोटल जीडीपी इज कॉल्ड ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। कितने परसेंट आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, है ना, इन्वेस्टमेंट कितने परसेंट हो रही है, कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, कंपेयर आप ईच ईयर मेड कर रहे हो, कितने ईयर्स आप मतलब कितने लग सपोज कि 2020 की बात करें हमने 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किए थे, 2021 की बात करें तो हमने 120 रुपए इन्वेस्टमेंट कर दिया। तो जितना आपका इन्वेस्टमेंट, परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ द टोटल जीडीपी, जो टोटल जीडीपी बना रही है आपकी लाइक जीवीए, तो हम लोग कर रहे हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, आपका कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है। हाई जीसीएफ, gross capital formation, denote higher rate of saving in the economy which is required for higher rate of production. Capital formation, change in the production of techniques. तो gross capital formation क्या हो गया, वो हमें शो कर रहा है, अगर ये अगर हाई है तो ये क्या डिनोट कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि आपकी सपोज जीवीए का मतलब क्या है कि आपने 100 रुपए पिछले साल उसी प्रोडक्शन में लगाए थे, परसेंटेज इंक्रीज हुआ, कितने परसेंट इंक्रीज हो गया हमारा 120, तो इतना 120 रुपीज हम लोग अभी लगा रहे हैं। तो क्या हो गया यहाँ पे कि कितना, ये क्यों शो कर रहा है कि 20 हमारा जो 20% इंक्रीज हुआ है वो ये शो कर रहा है, डिनोट कर रहा है कि आपने क्या किया है, हायर रेट ऑफ सेविंग की इकोनॉमी, तभी आप आधा ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हो, इकोनॉमी सेव की होगी तभी प्रोडक्शन कर पा रहे हो। और प्रोडक्शन के लिए ज्यादा रिक्वायरमेंट है, हाई रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा, ज्यादा प्रोडक्शन होगा तो कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा होगा। फिर प्रोडक्शन में चेंजेस टेक्निक्स भी हो सकती है, आप नई टेक्निक्स पे यूज कर सकते हो क्योंकि आपके पास इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। अब जो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन है, कैपिटल फॉर्मेशन इन पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एंड आल्सो हाउस होल्ड सेक्टर, तीनों सेक्टर्स में इंक्लूडेड होती है, पब्लिक, प्राइवेट और हाउस होल्ड में जितना भी आप जीसीएफ निकालते हो, जीसीएफ फॉर्मेशन। तो ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन क्लियर है क्या होता है, या एक बार एग्जांपल देके समझाऊं? मैम एक एग्जांपल भी दे दो, ऐसे क्लियर भी है। ओके ओके, 2 मिनट में इसको रेज कर दूं। देखिए ग्रोस हम लोग कैपिटल फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो ये बता रहा है परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड ईच ईयर आउट ऑफ द टोटल जीडीपी। आप जीडीपी का सपोज हमारी जीडीपी थी, इसको मैं एक इस तरीके से समझाती हूँ आपकी कि हमारी जीडीपी 1000 रुपए है, 1000 मान लो, 1000 है, इतनी जीडीपी है हमारी, 2020 की बात कर रहे हैं, और हमने 1000 का कितना परसेंट हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया, वो हमारी ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन होती है। कितना परसेंट, लाइक हमारी 1000 रुपए जीडीपी है, या हमारी हम लोग बोलते हैं कि 800 रुपए है,
तो हमने कितना परसेंट इन्वेस्टमेंट में लगाया और कितने पैसे हमें आगे उसको सेल करने में मिले, तो उसको हम लोग जीडीपी बोल रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है ना, तो उसका कितना परसेंट हमने इन्वेस्टमेंट में लगाया, तो उसको इस तरीके से समझिए आप। देखिए इस तरीके से समझिए कि हमने 2020 की बात करते हैं। 2020 में हमने इन्वेस्टमेंट किया 100 रुपए इन्वेस्टमेंट किया सभी गुड्स का प्रोडक्शन में, और 2021 की बात करें तो हमने 120 रुपए इन्वेस्टमेंट किया। अब 1000 हमारी जीडीपी है, तो 10% उसका क्या था, ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन 10% था हमारा जीडीपी का। 2020 की जीडीपी हमारी अगर 1000 रुपए है, तो उसका 10% हमारा क्या हो गया, ये ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, कि हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया। और 2021 की बात करें तो यहाँ कितना हो गया, 12% जीडीपी का हो गया, कि हमने 12% इसमें इंक्लूड किया है। अब ये 10% से 12% ज्यादा है, तो ये क्या शो कर रहा है कि आपने कैपिटल फॉर्मेशन ज्यादा किया, आपने ज्यादा इन्वेस्टमेंट किया, ज्यादा प्रोडक्शन हुआ। और ये जो है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, वो बताता है कितने परसेंट आपने जीडीपी का इन्वेस्टमेंट किया है प्रोडक्शन करने में, कितना परसेंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है प्रोडक्शन करने में किसी भी गुड्स को, है ना, सारी गुड्स को इंडस्ट्री में। अगर आपने ज्यादा है ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन, आपका जीसीएफ ज्यादा है, तो वो ये शो करेगा कि आपने सेविंग की थी, तो आप उसको यूज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, प्रोडक्शन ज्यादा कर रहे हैं। और वो ये बता रहा है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है वो सभी तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। पब्लिक सेक्टर में उसमें इंक्लूड होगा, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर और हाउस होल्ड सेक्टर में जो भी प्रोडक्शन हो रहा है। तो ये समझ में आया ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। Yes, ma'am. What is this word written after out of? आउट ऑफ द टोटल जीडीपी, जो आपकी टोटल जीडीपी आती है उसमें से Okay, ma'am. कितना परसेंट आपने इन्वेस्टमेंट किया है, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन। प्रो साइकिल एंड काउंटर साइकिल इकोनॉमिक पॉलिसी। अब प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होती है? फर्स्ट हम लोग बात करते हैं प्रो साइक्लिक इकोनॉमिक पॉलिसीज। एनी इकोनॉमिक quantity that is positively correlated with the overall state of the economy set by the pro-cyclic. Any quantity that tends to increase in expansion, tends to decrease in recession is classified pro-cycle. Gross domestic product is an example of pro-cycle economic indicator. Many stock prices are also pro-cyclic because they tend to increase when its economy is growing quickly. अब प्रो साइक्लिक इकोनॉमी का मतलब ये होता है कि या तो प्रो इकोनॉमिक जो क्वांटिटी है हमारी पॉजिटिवली हो, मतलब कि ओवरऑल स्टेट की जो इकोनॉमी हो, उसमें हम लोग प्रो साइक्लिक इकोनॉमी कैसे बोलेंगे कि कोई क्वांटिटी है वो हमें पता चल रही है कि या तो इसका एक्सपेंशन होगा, इंक्रीज होगी, लाइक स्टॉक मार्केट। हम लोग ऐसे स्टॉक मार्केट में बताते हैं कि इसका शेयर रेट या तो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। तो हम लोग पहले से क्या कर रहे हैं, प्रो हम लोग इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, हम लोग बता पा रहे हैं कि ये ऐसा होगा, इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। हम लोग एग्जांपल जीडीपी का भी ले सकते हैं कि जीडीपी इज अ प्रो साइकिल इकोनॉमिक टर्म, इंडिकेटर है कि कैसे हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी या पीछे होगी, इंडिकेटर कर रही है। लाइक हम लोग अभी बता कैसे पा रहे हैं कि हमारी 8% हुई 2020 में, हमारी 27% जीडीपी फॉल हुई थी बिकॉज कोविड। अभी की कैलकुलेट किया, अभी होने बाकी है कैलकुलेशन, अभी क्वार्टर सेकेंड वाला क्वार्टर का बाकी है, तो उसमें डिक्रीज हो रही है। तो हम लोग कैसे बता रहे हैं, इंक्रीज होना डिक्रीज होना जो भी इंडिकेटर्स हैं, है ना, स्टॉक एक्सचेंज स्टॉक करना प्राइस को, जो उसको हम लोग बताते हैं प्रो, क्योंकि वो या तो इंक्रीज होती है जब इकोनॉमिकली ग्रो करती है, या डिक्रीज होती है जब इकोनॉमी ग्रो नहीं करती। तो ये बेसिकली प्रो साइकिल इकोनॉमिक पॉलिसी है। इकोनॉमी ग्रो करेगी तो जीडीपी ग्रो करेगी, और इकोनॉमी ग्रो नहीं करेगी तो जीडीपी ग्रो नहीं करेगी। तो ये प्रो साइक्लिक पॉलिसी समझ में आई। थोड़ा सा इकोनॉमी समझने में ना थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, बट एक बार आप इसमें क्लियर हो जाओगे ना, क्योंकि कल मैं वापस इसको आपको वापस से कल इसी का लेक्चर ले लूंगी, मैं आपको अच्छे से और समझा दूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए। क्योंकि ये सब बेसिक टर्म्स हमको समझ में आ गए ना, तो बजट पढ़ने में या किसी और चीज की एनालिसिस करने में आपको बहुत समझ में आएगा, अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी आप इकोनॉमिक टाइम्स भी पढ़ते होंगे या इकोनॉमी का कोई भी आर्टिकल पढ़ते हो तो थोड़ा समझ में नहीं आता होगा। तो ये चीजें अगर आप बेसिक टर्म्स समझ गए ना, तो आपको बहुत इजीली अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी सभी चीजों को पढ़ने में, समझने में। ये अगर आज समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको
कल और अच्छे से समझा दूंगी, क्योंकि टाइम स्पेसिफिक रहता है कि इतने टाइम में समझाना होता है, थोड़ा सिलेबस भी देखते हुए रहता है कि थोड़ा सा फास्ट चलना होता है। बट अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं कल आपको फिर से यही सब समझा दूंगी और कुछ एग्जाम्पल्स आपको बता दूंगी ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। अभी थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है कि प्रो साइक्लिक इकोनॉमी क्या होता है? यस मैम। अब काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज की बात करते हैं। Any economic quantity that negative correlated with the overall state of the economy is said to be counter cycle. This is the quantity that tends to increase when the overall economy is slowing down, are classified as counter cycle. Unemployment is an example of counter cycle. अब यहाँ से आपको क्लियरली शो हो गया होगा। लाइक हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की, हमने इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया, प्रोडक्शन ज्यादा किया, तो हमारा क्या हुआ, सेलिंग भी ज्यादा हुई, तो इकोनॉमी हमारी ग्रोथ की, तो हमारी क्या हुई, जीडीपी भी ग्रोथ की, तो वो प्रो साइकिल है जो कि पॉजिटिवली उसके साथ कोरिलेट कर रही है ना। लाइक कि आप एक चुंबक को दूसरे चुंबक से अगर उसको पास में लाओगे तो दोनों क्या करेंगे, चिपक जाएंगे, दोनों का अपोजिट साइन होना तो आप चिपक जाएंगे, लेकिन अगर आप सेम सिंबल लाओगे तो नहीं चिपकेंगे, वो डिस्ट्रैक्ट होंगे। तो वही एग्जाम्पल है प्रो साइकिल और काउंटर साइकिल का। लाइक इसमें एग्जाम्पल दिया अनएम्प्लॉयमेंट का। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है कि इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है ना, तो अनइक्वालिटी ज्यादा बढ़ रही है, अनइक्वालिटी बढ़ रही है तो अनएम्प्लॉयमेंट भी हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि काउंटर साइकिल है कि ग्रोथ तो कर रहा है, इकोनॉमी ग्रोथ कर रही है बट अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ेगा तो हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमारा यहाँ पे जो देश है जो ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, गरीब ज्यादा है, ग्रो कर रही है बट गरीब ज्यादा है, तो ये नेगेटिव हो गया। तो ये हो गया काउंटर साइकिल, जहाँ पे वो नेगेटिवली कोरिलेट करे, पॉजिटिवली कोरिलेट कहाँ में करेगा, प्रो साइक्लिक में, और नेगेटिवली कोरिलेट कहाँ करेगा, काउंटर साइक्लिक प्रोसेस में या पॉलिसीज में। तो यहाँ क्लियर है आपको कि क्या होता है प्रो साइक्लिक और काउंटर साइक्लिक। काउंटर साइक्लिक जहाँ अपोजिट होना, जहाँ जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एनी इकोनॉमिक क्वांटिटी दैट इज नेगेटिव कोरिलेटेड विद द ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी सेड टू बी द काउंटर साइक्लिक, दैट इज द क्वांटिटी टेंड्स टू इंक्रीज, ये इंक्रीज होती है, लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रहा है जब इकोनॉमिकली इज स्लोइंग डाउन, लाइक हमारी इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है। अभी हम लोग अभी की बात करें, सिचुएशन बेस्ट है 2021 जहाँ पे सेकेंड वेव कोविड-19 आ रही है, तो इकोनॉमी हमारी क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ऑब्वियस की बात है कि क्योंकि लोगों के पास अभी है ही नहीं, पैसा ही नहीं है, माइग्रेशन ज्यादा हो रहा है, और जो भी जॉब्स है वो छूट रही है, जॉब में लोग छोड़ रहे हैं या लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है। तो इकोनॉमी तो हमारी डिक्रीज हो ही रही है पर अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रहा है। अब ये अपोजिट हो गए, तो ये हो गया काउंटर साइकिलिंग। और अब प्रो साइकिलिंग की हमने क्या बात करी कि अगर आपकी जीडीपी ग्रो करती है तो आपकी इकोनॉमी भी ग्रो करती है। तो अब क्लियर होगा, आई होप कि हाँ अब क्लियर होगा, थोड़ा समझ में आया। यस मैम, काउंटर, यस मैम। दीक्षिता समझ में आया। दीक्षिता प्रेजेंट ही नहीं है। ओके, अदिति समझ में आया। ये दोनों ऑलमोस्ट सेम से नहीं है, दोनों प्रो साइक्लिकल और काउंटर साइक्लिकल। क्लोज से मतलब मैम मतलब सेम से मैम, आप इनके बीच में कल मतलब डिफरेंशिएट, मतलब 3 पॉइंट्स डिफरेंशिएट के कल बता दीजिए। देखो, फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बताया कि वही जीडीपी वाला, कि जीडीपी बढ़ेगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, है ना। अब यहाँ पे उल्टा हो गया काउंटर साइक्लिक में, क्या कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तुम्हारी जीडीपी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डिक्रीज हो रही है, स्लो हो रही है इकोनॉमी। सेकेंड चीज हम बता दें हेल्थ वाली, कि अगर ह्यूमन डेवलपमेंट वाला कि ग्रो करेगा तो डेवलपमेंट होगा, है ना, लेकिन हमारा हेल्थ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है, तो ग्रोथ भी नहीं हो पा रही है अच्छे से। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर्सपेक्टिव में हेल्थ में हम लोग ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो ये चीजें हैं, दोनों डिफरेंस है, अलग अलग है, प्रो साइक्लिक इकोनॉमी और काउंटर साइक्लिक पॉलिसीज की बात करें, इकोनॉमिक पॉलिसीज की बात करें तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके मैम। अब मेथड्स क्या है जीडीपी कैलकुलेशन की, ये फॉर्मुलेज है, इसको आप देखिए। व्हाट इज द मेथड्स ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन। तो 3 मेथड्स है, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड। 3 तरीके से हम लोग जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं। तो एक्सपेंडिचर मेथड की बात करें, एक्सपेंडिचर मतलब कि एवरी हाउस होल्ड कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है, कितना खर्चा कर रहा है, उन सबको टोटल करके हमने निकालते हैं कि हमारी जीडीपी कितनी है। एक्सपेंडिचर मतलब कि लाइक वंशिका ने 100 रुपए एक्सपेंडिचर एक्सपेंड किया, खर्चा किया 100 रुपए का, तो
फॉर एग्जाम्पल कि एक कंट्री है जहां वंशिका अकेली है, वहीं सिर्फ उसका प्रोडक्शन जितना भी हो रहा है वो खर्चा कर रही है जितना, वो हो गई हमारी जीडीपी। तो अब इसमें क्या होता है कि कुछ पीपल्स हैं, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैंने वंशिका का दिया, अब रियल स्टोरी में आते हैं कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं जो अपना खर्चा कम बताते हैं कि हमने कम खर्चा किया है। तो आप कैसे उस पर रिलाई कर सकते हो, या कैसे रिलाई कर सकते हो कि उसने कितने परसेंट खर्चा किया है, वो कैसे किया है। तो कुछ 3 मेथड हमने इसलिए निकाली है कि हमें एग्जैक्ट पता चल जाए कि हमारी जीडीपी क्या होती है। तो एक्सपेंडिचर मेथड की हम लोग बात करते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी इज कैलकुलेटेड by the sum of consumer spending, investment, government purchases and net export। कितना हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें कितना खर्चा हो रहा है, कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं अपनी किसी भी चीज को, डोमेस्टिक नीड को कंप्लीट करने के लिए, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, लाइक सभी खर्चे हैं, कितना गवर्नमेंट परचेस कर रही है बाहर से, है ना, इंपोर्ट कर रही है, नेट एक्सपोर्टर की बात करें। तो ये हो गया, इन सबको हम लोग जब सम करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, और एक्सपेंडिचर से हम लोग इसको हम लोग बोलेंगे एक्सपेंडिचर मेथड। इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? जीडीपी इक्वल्स टू सी, सी का मतलब क्या हुआ, सी प्लस सी आई जी एक्स माइनस एम। अब इसको एक्स माइनस एम का मतलब बताऊंगी मैं आपको, और सी आई जी का समझिए। सी आई जी, सी कंजप्शन ऑफ फूड फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जितना जो इंडियन की सिटीजन्स हैं कंज्यूम कर रही है, कंजप्शन कितना हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, वो उतना उसके कॉस्ट। सी, सी का मतलब हो गया कंजप्शन। आई से इन्वेस्टमेंट, कितना इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बाय गवर्नमेंट, बाय प्राइवेट सेक्टर, बाय पब्लिक, कितना जा रहा है ना। और जी गवर्नमेंट परचेसेस, गवर्नमेंट कितना परचेस कर रही है। अब एक्स माइनस एम की बात करते हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अब कितना हमने एक्सपोर्ट किया तो हमें पैसे मिलेंगे, और इंपोर्ट करने में उतना पैसा खर्च हो रहा है। तो टोटल नेट एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट की हम लोग बात करें तो वो हो गया एक्स माइनस एम। तो इससे हम लोग टोटल हमारी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, इसको हम लोग सपोज कि कंजप्शन में, इंडिया के कंजप्शन में जो कॉस्ट हुई वो हुई 1000 रुपए, सारी गुड्स और सर्विसेज को कंज्यूम करने में लोगों ने इतने रुपए खर्चे किए, 1000 रुपया खर्चा किया लोगों ने, या गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टमेंट मान लो कि 5000 का इन्वेस्टमेंट कर दिया सभी जगह, लाइक कहाँ रोड्स बना दी, कहाँ रेलवे बना दिया, एक एग्जांपल बता दी। फिर गवर्नमेंट ने परचेस किया, गवर्नमेंट को परचेस करना पड़ती है, प्राइवेट कंपनी से कुछ चीजें परचेस की उन्होंने गवर्नमेंट ने, या कुछ और चीजें बात करी फॉर सेल, या कुछ और इकोनॉमिक सोशल वेलफेयर के लिए, तो वो खर्चा हो गया मान लो 500। और हमारा इंपोर्ट, हमने इंपोर्ट किया 10,000 का, है ना, और एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट हमने किया 10,000 का और एक्सपोर्ट किया हमने 20,000 का। तो 20,000 में से 10,000 माइनस गए, 10,000 माइनस किए तो हमारा जो टोटल एक्स माइनस एम, मतलब कि नेट जो हमारा एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट है वो कितना आ गया 10,000। हमने 20,000 का एक्सपोर्ट किया और 10,000 का इंपोर्ट किया, 20,000 का हमने बाहर भेजा और 10,000 का हमने घर में लिया। तो नेट कितना हो गया हमारे पास, 10,000 बचे इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट से, और हमारा कंजप्शन 1000 रुपए का, इन्वेस्टमेंट 5000 की, तो ये हो गए 6000, और गवर्नमेंट ने कितना परचेस किया 500, तो 6500 और 10,000, दैट मीन्स की 16,500 इज अवर जीडीपी। ये समझ में आया क्लियरली कि जीडीपी एक एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे कैलकुलेट की जाती है। और सभी को समझ में आया? दीक्षिता, अदिति, अगर मेरी आवाज आ रही हो तो प्लीज रिप्लाई कीजिए, समझ में आ रहा है? प्रेजेंट ही नहीं है वो लोग। ओके, इनकम मेथड की बात करते हैं। तो can we do this as the last topic? यस, हाँ, इनकम मेथड और प्रोडक्टिव वैल्यू एडेड ये लास्ट होंगे, उसके बाद कल से पढ़ेंगे। और इसमें आप अपने किसी भी सोर्सेज से पढ़ रहे हो वहां से पढ़िए, और फिर भी कुछ कंफ्यूजन रहेगा जीडीपी, नॉमिनल, रियल, है ना, सब में, तो मैं कल से फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। मतलब ऐसा नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट करना है तो फटाफट चल रहा है, ऐसा नहीं है। सबको हम लोग स्पीड बहुत स्लो रखेंगे, सब इजीली समझ में आना चाहिए, बट क्योंकि एक बार इकोनॉमी के टर्म्स अगर समझ में आ गए ना, या आपने मिस इंटरप्रेट कर लिया, कुछ गलत समझ लिया, तो फिर वो बहुत मतलब थर्ड टाइम तक वही रहते हैं, तो उनको फिर वापस से अरेंज करने में प्रॉब्लम हो जाती है। तो अच्छे से समझिए, नहीं समझ में आए तो फिर मैं कल आपको वापस से समझा दूंगी। बात करते हैं इनकम मेथड की। इनकम मेथड क्या होती है?
GDP is calculated by the sum of income of all factors of production, wages, interest, earn profit, earn and rent द्वारा जितना आपको इन्वेस्ट आपने मतलब पैसे मिले हैं, आपको इनकम हुई है आपकी, लाइक प्रोडक्शन द्वारा आपने जो सेल किया उसकी इनकम हुई है ना, वेजेस द्वारा जो आपको सैलरीज मिली उससे इनकम हुई, इंटरनेट द्वारा इंटरेस्ट अर्न द्वारा जितना भी आपने इंटरेस्ट किसी को गवर्नमेंट लाइक लोन लिया, लोन इसमें गवर्नमेंट को इंटरेस्ट मिलता है, हम लोग इंटरेस्ट देते हैं उन्हें, उसके द्वारा गवर्नमेंट ने जितना भी पैसे इनकम उनकी हुई है उसके द्वारा कैलकुलेट की जाती है इनकम मेथड को हम लोग उसको इनकम मेथड बोलते हैं, उसके द्वारा जीडीपी कैलकुलेट की जाती है। दिस इनकम अप्रोच स्टेटस ऑल इकोनॉमिक एक्सपेंडिचर should equal to the total income generated by the production of all economic goods and services। तो इनकम अप्रोच कैसे हो सकती है कि जितना भी इकोनॉमी में एक्सपेंडिचर हुआ है वो इक्वल होना चाहिए जितना भी टोटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट ने किया है जनरेटेड बाय द प्रोडक्शन ऑफ ऑल इकोनॉमिक गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये इनकम मेथड मतलब टोटली सिंपल है कि सभी की इनकम को हमने क्या करके आके जोड़ दिया और बता दिया कि ये इसकी जीडीपी है। इनकम जोड़ लो, एक्सपेंडिचर जोड़ लो, बात तो एक हुई, टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम हमारी एक इक्वल होती है। अब बात करते हैं प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड, ये मोस्टली प्रिफर की जाती है। अब प्रोडक्शन वैल्यू एडेड मेथड क्या होती है, एस्टिमेटेड बाय एडिंग द वैल्यू एडेड बाय ऑल द फैक्टर, जितनी भी उसकी वैल्यू है उसको ऐड करके बताया जाता है। while GVA जो gross value added है gives a picture of economy from the producer side or supply side, the GDP gives the picture from the consumer demand side perspective because it consider indirect taxes and subsidies। तो GDP कंसिडर कर रही है indirect taxes और subsidies दोनों GVA और GDP। तो GVA हमें बता देती है कितना प्रोडक्शन कॉस्ट में हुआ, कितना सेल में खर्चा हुआ, वो उस साइड को बता देती है GVA, और GDP हमारा पूरा कंज्यूमर और डिमांड के प्राइस से बता देती है कितने डिमांड है, कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ। तो प्रोडक्शन कितना हमें प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोडक्शन फैक्टर पे हुआ, तो जीवीए ग्रोस वैल्यू एडेड कोई हम लोग इस मेथड को प्रोडक्शन ग्रोस वैल्यू एडेड या वैल्यू एडेड मेथड बोलते हैं। तो ये तीन मेथड है जिससे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें फॉर्मूला वही आएगा जीडीपी इक्वल्स टू जीवीए जो हमने किया था प्लस टैक्सेस को हमने प्लस कर दिया था और माइनस कर दी थी सब्सिडीज को। तो ये वो फॉर्मूला है जिससे हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग जीवीए। हम लोग इनकम को प्लस करके निकालते हैं तो वो हमारी इनकम मेथड हो गई। एक्सपेंडिचर को जोड़ के गवर्नमेंट द्वारा है ना, इंडिविजुअल द्वारा, इन्वेस्टमेंट द्वारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट को माइनस करके निकालते तो वो हमारी एक्सपेंडिचर मेथड। तो दीज आर द थ्री मेथड्स फॉर कैलकुलेटिंग जीडीपी। तो ये क्लियर है मतलब? यस मैम। ओके, तो यहाँ से कल करेंगे डिफरेंस बिटवीन जीएनपी ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट एंड ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है और जीएनपी क्या होता है, यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे। आज आप ये वाले तीन टॉपिक मेथड्स और ये साइक्लिक वाली पॉलिसीज और ये सारे फॉर्मेशन पढ़ लीजिए कि जीपीए क्या, कौन से मार्केट प्राइस क्या क्या सब कुछ होता है। इसमें आप रमेश सिंह से पढ़िए, अगर रमेश सिंह में नहीं समझ में आ रहा है या कुछ डाउट हो तो मुझसे कल फिर पूछ लीजिए, मैं कल आपको और अच्छे से समझा दूंगी अगर आज समझ में नहीं आया हो तो। ओके, ओके, बाय। थैंक यू मैम।